प्रिय विद्यार्थियों, पिछले दिनों अपन ने कर्मचारी भविष्य निधि 1952 के बारे में विभिन्न परिभाषाओं का, उसके मुख्य प्रोविजंस का, उसके उद्देश्य क्या है, उसको किस प्रकार से कार्य किया जाना चाहिए, उसके तहत इन सारी बातों का अध्ययन किया था। आज अपन बातचीत करेंगे कि कर्मचारी भविष्य निधि 1952 के अंतर्गत कौन कौन से बोर्ड की, समितियों की, प्राधिकृत अधिकारी की कैसे स्थापना की जा सकती है, उसमें कितने सदस्य होंगे, उनके कार्य क्या होंगे, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। सेंट्रल बोर्ड की स्थापना, उसकी सदस्य संख्या और उसके कार्य, इनके बारे में भविष्य निधि की विभिन्न धाराओं में वर्णन किया गया है। सेंट्रल बोर्ड की स्थापना में सबसे पहले जो अपन बात करेंगे वो करेंगे कि इसमें कौन कौन व्यक्ति सदस्य होंगे और उनके क्या पदनाम होंगे और उनकी संख्या क्या होगी। सेंट्रल बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष होगा। अध्यक्ष इस बोर्ड का सर्वोच्च अधिकारी होगा और उसकी अध्यक्षता और देखरेख में सारे क्रियाकलाप संपन्न होंगे। उसकी संख्या सदैव एक रहेगी एवं वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र व्यक्ति होगा। 5 से अधिक ऐसे व्यक्ति होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा अपने अधिकारियों में से नियुक्त किए जाएंगे। केंद्र भविष्य निधि आयुक्त इसका पदेन सदस्य होगा। 15 से अधिक ऐसे व्यक्ति होंगे जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी और वो ऐसे राज्यों के प्रतिनिधि होंगे जैसा कि सरकार निर्देश देगी। इसमें ऐसे स्थापना के नियोजकों को प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति 10 व्यक्ति होंगे जहां यह योजना लागू है, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा नियोजकों के ऐसे संगठनों के परामर्श से करेगी जैसा केंद्रीय सरकार को इस प्रयोजन से मान्यता प्रदान की जा सकती है। अब इसको अपन सारांश रूप में ऐसे पढ़ सकते हैं कि केंद्रीय जो इसका बोर्ड होगा उसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। अध्यक्ष इसका सर्वोच्च अधिकारी होगा, उसी की सभापतित्व में सारे काम किए जाएंगे। इसमें 5 व्यक्ति केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार के जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स में अधिकारी है उनमें से अपॉइंट किए जाएंगे और जो केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त है वो इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा। 15 व्यक्ति राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले होंगे और 10 व्यक्ति जो नियोजक है उनका प्रतिनिधित्व करने वाले होंगे। इस प्रकार से इस बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसके बाद में अपन ये देखते हैं कि जो केंद्रीय बोर्ड का जो गठन किया गया, इसके पास में किस प्रकार की पावर्स हैं, किस प्रकार ये एम्पावर्ड है। धारा 20 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार समय समय पर केंद्रीय बोर्ड को निर्देश दे सकती है कि वह इस अधिनियम के उचित प्रबंध के लिए वे सारे कार्य करे जो केंद्र सरकार आवश्यक समझे। ऐसे निर्देश प्राप्त होने पर केंद्रीय बोर्ड ऐसे निर्देशों के अनुसार काम करता है। केंद्रीय बोर्ड अपने आय और व्यय के हिसाब को उचित एवं निर्धारित तरीके से रखता है जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अंकेक्षित किए जाते हैं। आय व्यय संबंधी पुस्तकें, बिल, दस्तावेज, कागजात को मांगने एवं प्रस्तुत करवाने और केंद्रीय बोर्ड के कार्यालय का निरीक्षण भी ये लोग कर सकते हैं। केंद्रीय बोर्ड का कर्तव्य होगा कि वह अपने कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करे और सरकार उसकी एक प्रति अंकेक्षित खाते और उसके साथ ही महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक की रिपोर्ट केंद्रीय बोर्ड की टिप्पणी के साथ संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करेगी। अब यहाँ पर हमको समझने की बात यह है कि इसमें जो बोर्ड बनाया जाता है, इस बोर्ड का ये दायित्व है कि जो एक्ट है, जो केंद्र सरकार से उसको निर्देश प्राप्त होते हैं, वह उसकी अनुपालना करे। जो हमारा भविष्य निधि अधिनियम 1952 है उसके प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करे, अपना आय व्यय का पूरा हिसाब किताब रखे, उसका पूरा रिकॉर्ड रखे, उसकी ऑडिटर जनरल से ऑडिट करवाए और उसके पश्चात सबकी एक एक प्रति केंद्र सरकार को प्रस्तुत करे। और केंद्र सरकार का दायित्व है कि वह उसको संसद के दोनों सदनों में इसको प्रस्तुत करे। इस प्रकार ये केंद्रीय बोर्ड के बारे में हुआ। अब अपन बात करेंगे कि स्टेट बोर्ड, राज्य बोर्ड क्या है, इसका गठन कैसे किया जाता है, इसमें
कौन कौन व्यक्ति होंगे, इसमें कौन कौन से इसके कर्तव्य होंगे, इन सारी बातों के अपन चर्चा करेंगे। जैसे हमारा केंद्रीय बोर्ड है, उसके समान ही केंद्रीय सरकार को सदस्यों की नियुक्ति एवं स्टेट बोर्ड का गठन करने की शक्ति प्रदान की गई है। धारा 5(ख) के अनुसार केंद्र सरकार किसी भी राज्य सरकार से परामर्श लेकर के शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी कर उस राज्य के लिए स्टेट बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन कर सकती है, जैसा कि स्कीम में बताया गया है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात हमको ये ध्यान रखनी चाहिए कि इस बोर्ड के गठन की अधिसूचना केंद्र सरकार के द्वारा जारी की जाती है, किंतु यह राज्य सरकार के परामर्श एवं उसकी स्वीकृति के पश्चात ही जारी की जाती है। एवं इसके लिए जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन किया जाएगा वो उन नियमों के तहत किया जाएगा जो इस अधिनियम में वर्णित है। उसके बाहर जाकर के किसी प्रकार के बोर्ड का गठन किया जाना न्यायोचित नहीं माना जाएगा। कोई केंद्र सरकार द्वारा गठित ऐसा स्टेट बोर्ड ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों की अनुपालना करेगा जो समय समय पर केंद्रीय सरकार उसे बताएगी। ये स्टेट बोर्ड है वो केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा, तो ये बेसिकली केंद्र सरकार का ही प्रतिनिधित्व करते हैं और केंद्र सरकार के निर्देशों की अनुपालना करते हैं। वे दशाएं और कंडीशंस जिनके अधीन स्टेट बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति होगी और इसके मीटिंग का स्थान, समय और प्रक्रिया होगी, वो योजना में उपबंधित की जाएगी। अन्य बातों के विषय में भी इस स्कीम में प्रावधान बनाए जा सकते हैं, अर्थात स्टेट बोर्ड के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनकी मीटिंग का स्थान क्या होगा, उनका समय क्या होगा, ये सारी प्रक्रियाएं वही होगी। इसमें सारे वही रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होंगे जो इस योजना में, इस स्कीम के अंतर्गत बताए गए हैं। अगर किसी चीज़ का कोई इसमें प्रोविजन नहीं है तो उसका प्रावधान भी इसमें किया जा सकता है। अब अपन बातचीत धारा 5(क) के पश्चात हम धारा 5(ग) की बात करेंगे, जिसमें ये बताया है कि न्यासी बोर्ड का निगमित निकाय होना, अर्थात एक जो न्यासी बोर्ड का जो गठन है उसका निगमित किस प्रकार से उसका कार्य किया जाएगा। धारा 5(ग) में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि धारा 5(क) और (ख) के अंतर्गत गठित बोर्ड इसे गठित करने वाली अधिसूचना में निर्दिष्ट नाम से एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक जिसके पास कॉमन सील होगी। वह इस नाम से वाद प्रस्तुत कर सकता है और उसके विरुद्ध वाद संसित किया जा सकेगा। इसका जो प्रशासन होगा वो सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड की देखरेख में होगा। उसके इसमें सहायता प्रदान करने के लिए भिन्न भिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है। इस प्रकार से इस एक्ट के तहत न्यासी बोर्ड का कॉरपोरेट जो कंपनी है, कंपनी या कॉरपोरेट के रूप में वो इसमें माना जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि इसकी कार्यकारिणी का गठन किस प्रकार से हुआ। केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी कर इसके कार्यकारी समिति के गठन व उसके कार्य को प्रारंभ करने की तिथि का प्रकाशन करेगी। इसकी कार्यकारिणी का गठन में एक अध्यक्ष होगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय बोर्ड के सदस्यों में से नियुक्त करेंगे। इसमें 2 व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 5 उपधारा 1 के अधीन है वो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले इसमें 3 व्यक्ति होंगे। कर्मचारियों का भविष्य निधि प्रतिनिधित्व करने वाले भी इसमें 3 व्यक्ति होंगे और भविष्य निधि आयुक्त इसका पदेन सदस्य हुआ। इस प्रकार इसमें 3 व्यक्ति केंद्र सरकार के हुए, 3 व्यक्ति नियोजकों के हो गए और 3 व्यक्ति कर्मचारियों के हो गए तथा भविष्य निधि आयुक्त पदेन इसका हो गया। अर्थात मिनिमम इसमें 10 व्यक्ति हर बार रहेंगे। इसके अलावा 3 व्यक्ति केंद्र सरकार के जिसमें से एक अध्यक्ष होगा और 3 व्यक्ति नियोजकों के होंगे और 3 व्यक्ति कर्मचारियों के होंगे और जो भविष्य निधि आयुक्त है वो इसका पदेन सदस्य होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि केंद्र सरकार जिन अधिकारियों की इसमें नियुक्ति करती है उनके नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार को क्या अधिकार प्राप्त है, किस प्रकार से इसका काम हुआ। अधिनियम की धारा 5(ख) में केंद्र सरकार को
अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी शक्तियां प्रदान की गई है। केंद्रीय सरकार धारा 5(द) के अनुसार एक सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की नियुक्ति करेगी, जो केंद्रीय बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। आयुक्त उस बोर्ड के सामान्य नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन ही अपना कार्य करेगा। बोर्ड का सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकारी उसका अध्यक्ष होगा और अध्यक्ष तथा आयुक्त दोनों एक दूसरे से अलग अलग होंगे। पहले का कार्य मुख्य कार्यपालिका होता है, जबकि दूसरे का कार्य प्रशासनिक माना जाएगा। इसी प्रकार से जो केंद्रीय सरकार है वो भविष्य निधि आयुक्त को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता देने के लिए एक वित्तीय सलाहकार एवं एक मुख्य लेखाधिकारी नियुक्त करेगी। केंद्रीय सरकार उतने अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, निदेशक, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर्स और अन्य अधिकारियों जिन्हें वह योजना में निर्दिष्ट किए गए प्रावधान 192 के अनुसार आवश्यक समझे उनकी नियुक्ति कर सकेगी। कार्य का आवंटन कार्य पद्धति को सरल बनाता है और कार्य आसानी से संपन्न किया जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के सहायता अन्य सहायक अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी, जो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के अधीन और उसके अधीक्षण में कार्य करेंगे। केंद्रीय सरकार उक्त अधिकारियों की नियुक्ति करते समय केंद्रीय लोक सेवा आयोग से परामर्श लेकर ही उनके नामों की घोषणा करेंगे, किंतु निम्न नियुक्तियों के लिए उसको लोक सेवा आयोग से परामर्श लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। नंबर 1 वर्ष से अनधिक कार्यवाही के लिए, और वह यदि नियुक्त किए जाने के समय वह व्यक्ति इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का सदस्य अर्थात वो IAS है, या वह केंद्र सरकार की सेवा में है, या राज्य सरकार के अधीन सेवारत है, या सेंट्रल बोर्ड प्रथम या द्वितीय वर्ग का है। इस प्रकार से अगर जो व्यक्ति IAS हो और IAS होने के साथ वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल बोर्ड के प्रथम या द्वितीय वर्ग में सर्विस कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को, और उसकी नियुक्ति 1 वर्ष से अधिक कार्यवाही के लिए की जा रही है, तो ऐसा व्यक्ति के लिए उसको परामर्श लेने की जरूरत नहीं है। फिर इसमें बताया गया है कि संबंधित राज्य सरकार का अनुमोदन लेकर वह स्टेट बोर्ड ऐसे स्टाफ की नियुक्ति कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे। सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, अतिरिक्त डिप्टी फंड कमिश्नर और रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की नियुक्ति करने का ढंग, उसके वेतन, उसके भत्ते, अनुशासन तथा अन्य सेवा की शर्तें ऐसी होगी जैसा कि केंद्र सरकार के द्वारा निर्देश प्राप्त किया जाएगा। केंद्रीय बोर्ड के अन्य प्राधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की पद्धति, वेतन तथा अनुशासन तथा सेवा की शर्तें वैसी होगी जैसा कि सेंट्रल बोर्ड केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से निर्दिष्ट करे। राज्य बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और अनुशासन की शर्तें वही होगी जो राज्य सरकार के अनुमोदन में बोर्ड निर्दिष्ट करे। अब हम बात ही करेंगे कि केंद्रीय बोर्ड या उसकी कार्यकारिणी समिति राज्य बोर्ड की कार्यवाही को कुछ आधारों पर अवैध नहीं मानी जाएगी। केंद्रीय बोर्ड या कार्यकारिणी समिति या राज्य बोर्ड द्वारा किया गया कोई कार्य या कार्यवाही रिक्तता की स्थिति के आधार पर एकमात्र आधार होता है जिसके या उसको राज्य बोर्ड के गठन में किसी त्रुटि के आधार पर उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता है। सेंट्रल बोर्ड केंद्रीय सरकार और स्टेट बोर्ड से संबंधित राज्य सरकार से अनुमोदन लेकर अपने अध्यक्ष को या किसी भी अन्य अधिकारी को निश्चित परिसीमाओं के भीतर अपने अधिकारों का, कर्तव्यों का प्रतियोजन कर सकता है, जैसा कि वह योजना के कुशल प्रशासन के लिए आवश्यक समझता है, अर्थात इसमें डेलीगेशन ऑफ पावर किया जा सकता है। इस प्रकार अपन ये देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर इन अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है, किस प्रकार से इनकी नियुक्ति के लिए आपको राज्य सरकार, केंद्र सरकार की परामर्श लेने की ज़रूरत है, उनके क्या दायित्व होंगे, उनके क्या भत्ते होंगे, उनका वेतन का निर्धारण कैसे होगा, उनका दायित्व कैसा होगा, ये सारी बातें मैंने आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया। नेक्स्ट कल। थैंक्स।